नमस्कार। और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हम एक ऐसी साहित्यिक घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। हाँ बिल्कुल। पहली बार किसी कन्नड़ कृति ने, और वो भी एक कहानी संग्रह ने, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक मील का पत्थर। निश्चित रूप से ये कन्नड़ साहित्य के लिए तो एक असाधारण क्षण है ही, और देखिए लघु कथाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी मान्यता है। अक्सर होता है कि वैश्विक मंच पर उपन्यासों को ज्यादा तवज्जो मिलती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी किताब पर, जो इस उपलब्धि के केंद्र में है, गहराई से बात करेंगे। बानो मुश्ताक का कहानी संग्रह है हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज। हाँ। और इसका कन्नड़ से अंग्रेजी में शानदार अनुवाद किया है दीपा भस्ती ने। हाँ, तो हमारी आज की बातचीत इसी किताब पर जो भी समीक्षाएं आई हैं, जो विश्लेषण हुए हैं, उन पर आधारित है। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि किताब किस बारे में है, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि भाई इस संग्रह में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना विशिष्ट और प्रभावशाली बनाता है। मतलब इसकी कहानियों की दुनिया कैसी है, इसके विषय क्या हैं, अनुवाद का तरीका क्यों अनोखा है, और फिर इसका साहित्यिक महत्व क्या है। तो इस चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम उन दुनियाओं में झांकेंगे जहां ये कहानियां घटती हैं। हाँ। फिर उन मुख्य मुद्दों को खुरेदेंगे जिनसे ये जूझती हैं। हाँ। उसके बाद अनुवाद की कला पर बात करेंगे और अंत में इसके शिल्प और प्रभाव का आकलन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानियों के परिवेश और पात्रों से। ये हमें किस तरह की दुनिया में ले जाती हैं? देखिए, ये कहानियां पाठक को ले जाती हैं दक्षिण भारत, खासकर कर्नाटक का बहुत ही जाना पहचाना रोजमर्रा का माहौल। लेकिन ये सिर्फ एक भौगोलिक सेटिंग नहीं है, ये एक सामाजिक और कह सकते हैं भावनात्मक परिदृश्य है। अच्छा। हम उन महिलाओं और लड़कियों के जीवन के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचते हैं जो पितृसत्ता के मतलब जटिल नियमों से, अपनी आस्थाओं से, जाति और वर्ग की सच्चाइयों से और सत्ता के अलग अलग रूपों से लगातार संघर्ष कर रही हैं, या कहें कि जी रही हैं। और ये संघर्ष कहाँ दिखता है? मतलब क्या ये कोई बड़ी लड़ाइयाँ हैं जो बड़े मंचों पर लड़ी जा रही हैं? नहीं, और यही इन कहानियों की खासियत है, इनकी ताकत भी। संघर्ष का मंच बहुत अंतरंग है, घरेलू है। रसोई घर, घर का आंगन, पड़ोस की मस्जिद, छोटा सा क्लिनिक, मोहल्ले की तंग गलियां, ये वो जगह हैं जहां जीवन की बड़ी सच्चाइयां अक्सर छोटे, लगभग अदृश्य से क्षणों में उजागर होती हैं। तो पाकर भी फिर इसी रोजमर्रा की दुनिया के हिस्से होंगे, कोई असाधारण नायक या नायिकाएं नहीं। सही कहा। मुश्ताक उन किरदारों पर रोशनी डालती हैं जिन्हें अक्सर साहित्य या समाज मतलब नज़रअंदाज कर देता है। जैसे एक नई माँ है जो संयुक्त परिवार में अपनी जगह और थोड़ी सी शक्ति पाने के दांव पेंच सीख रही हैं। एक बढ़ती उम्र की लड़की है जो धीरे धीरे समझ रही है कि कैसे परिवार और समुदाय की सुरक्षा की चिंता असल में उस पर एक तरह की निगरानी बन जाती है, उसकी आज़ादी को सीमित करती है। हाँ, ये बात तो है। या फिर एक पत्नी है जो समाज में अपने परिवार के सम्मान को बनाए रखने की भारी कीमत चुका रही है, शायद अपनी खामोशी से। तो ये साधारण लोग हैं, लेकिन उनके अनुभव असाधारण रूप से गहरे हैं। इसका मतलब है कि कहानियों का जोर बड़ी नाटकीय घटनाओं पर नहीं है, बल्कि जीवन के सूक्ष्म ताने बाने पर है, रोजमर्रा की नैतिक कश्मकश पर। बिल्कुल। इन कहानियों की असली ताकत इसी साधारणता में छिपी है। परिवारों के भीतर चलने वाले छोटे छोटे नैतिक हिसाब किताब, क्या सही है, क्या गलत, किसके प्रति वफादारी ज्यादा जरूरी है। हाँ। अंधविश्वास और तर्क के बीच लगातार चलने वाली खींचतान जो अक्सर महिलाओं के फैसलों को प्रभावित करती है, और सबसे महत्वपूर्ण, महिलाओं से समाज और परिवार द्वारा की जाने वाली समझौतों की अनकही पर लगातार मौजूद रहने वाली मांगें। ये सब बहुत बारीकी से बुना गया है। समीक्षाओं में जिक्र था कि इसे एक खास तरह के हास्य के साथ पेश किया गया है। ये थोड़ा अजीब लगता है, मतलब इतने गंभीर विषयों के साथ हास्य। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। इसमें एक सूखा सा, थोड़ा व्यंग्यात्मक और बहुत संयमित किस्म का हास्य है। ये अक्सर किरदारों की सपाट टिप्पणियों से, उनकी तिरछी नजरों से या स्थितियों की अपनी अंदरूनी विडंबना से उपजता है। अच्छा। ये कोई जोरदार ठहाकों वाला हास्य नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से उपजी मुस्कुराहट जैसा है। लेकिन यही हास्य कहानियों के अक्सर दुखद या परेशान करने वाले मोड़ों को और भी ज्यादा प्रभावी बना देता है। ये उस तनाव को उजागर करता है
जो सतह के नीचे हमेशा मौजूद रहता है। क्या आप कुछ खास कहानियों का जिक्र करके इसे और साफ कर सकती हैं? जैसे रेड लुंगी का जिक्र हुआ था। जरूर। रेड लुंगी एक बेहतरीन उदाहरण है। कहानी एक मामूली सी दिखने वाली घटना से शुरू होती है। एक आदमी को चोट लगती है, लेकिन इसके बाद जो घटता है वो आस्था, वर्ग और समुदाय के जटिल समीकरणों को खोलकर रख देता है। कहानी दिखाती है कि कैसे एक ही घटना को कोई चमत्कार मान लेता है, जबकि दूसरा उसे महज सही इलाज का नतीजा समझता है। और ये व्याख्याएं अक्सर व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक हैसियत से तय होती हैं। ये धार्मिकता के प्रदर्शन और असल जरूरत के बीच के तनाव को बड़ी बारीकी से पकड़ती है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक छोटी सी घटना इतने बड़े सवाल खड़े कर सकती है। और शीर्षक कहानी हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प वो तो संग्रह की आत्मा जैसी है। ये मेहरून नाम की एक महिला की कहानी है जो अपने पति के भावनात्मक और शायद शारीरिक दूरी बनाने के कारण धीरे धीरे निराशा और अकेलेपन में डूबती जाती है। उसका बाहरी जीवन सामान्य दिखता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसका संसार सिकुड़ता जा रहा है। कहानी बहुत ही मार्मिक ढंग से यह सवाल उठाती है कि जब आपके आसपास की सामाजिक और घरेलू दुनिया लगातार मंद होती जा रही हो, रोशनी कम होती जा रही हो, तो एक व्यक्ति, खासकर एक महिला, अपने भीतर उम्मीद और जीवन की लौ को कैसे जलाए रख सकती है? वो दिल का दिया कैसे रोशन रखे? इन उदाहरणों से मुश्ताक की लेखन शैली की एक झलक मिलती है। वो स्थानीय भाषा के पुट का इस्तेमाल, समाज का तीक्ष्ण अवलोकन और नैतिक रूप से आसान जवाब देने से बचना। ऐसा लगता है कि वे पाठक को सोचने पर मजबूर करती हैं, न कि तैयार निष्कर्ष देती हैं। एकदम सही। उनकी कहानियां अक्सर एक ऐसी जगह पर खत्म होती हैं जहां पाठक को किरदारों की दुविधाओं, उनके अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ दिया जाता है। कोई साफ नैतिक फैसला नहीं सुनाया जाता, जिससे कहानियां ज्यादा यथार्थवादी और परेशान करने वाली बन जाती हैं। वे जीवन की जटिलताओं का सम्मान करती हैं। चलिए अब इन कहानियों के मूल विषयों और सरोकारों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। पितृसत्ता का जिक्र हुआ, लेकिन मुश्ताक इसे कैसे चित्रित करती हैं? क्या ये कोई अमूर्त अवधारणा है या ठोस रूप में दिखती हैं? देखिए, मुश्ताक की कहानियों में पितृसत्ता कोई बड़ा बाहरी दुश्मन नहीं है जिसे उंगली से दिखाया जा सके, बल्कि ये रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में बुनी हुई है। अच्छा। ये उन छोटे छोटे रीति रिवाजों में दिखती है जिनका पालन बिना सवाल किए किया जाता है। ये पड़ोसियों की गपशप, रिश्तेदारों की भलाई के नाम पर दी जाने वाली सलाहों और समुदाय के उन अलिखित नियमों और प्रतिबंधों में नजर आती है जो महिलाओं के व्यवहार, उनकी इच्छाओं और उनकी गतिशीलता को नियंत्रित करते हैं। तो ये ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा अंदरूनी और शायद इसीलिए ज्यादा घुटन भरा है। हाँ, और इसी सूक्ष्मता के कारण ये बहुत विश्वसनीय लगता है। यहाँ भावनात्मक हिंसा अक्सर बहुत शांत होती है, बिना किसी शोर शराबे के घटित होती है। ये कोई घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जिसे पात्र या तो स्वीकार कर लेते हैं या चुपचाप उससे जूझते रहते हैं। ये दिखाता है कि कैसे व्यवस्थाएं सिर्फ कानूनों से नहीं बल्कि आदतों और अपेक्षाओं से भी चलती हैं। स्रोतों में ये भी बताया गया कि बानो मुश्ताक खुद एक वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता रही हैं। ये जानकारी कहानी को किस तरह प्रभावित करती है? क्या ये कहानियां किसी एजेंडे की तरह लगती हैं? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, उनका कानूनी और सक्रियतावादी पृष्ठभूमि का असर निश्चित रूप से दिखता है, लेकिन ये प्रचार या एजेंडा के रूप में नहीं आता। अच्छा। आस्था, व्यक्तिगत कानून, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के संदर्भ में, और महिला शरीर पर नियंत्रण से जुड़े सवाल इन कहानियों में बार बार उभरते हैं। न्याय का क्या मतलब है जब सामाजिक दबाव कानून पर हावी हो? धार्मिक नेताओं का अधिकार कहाँ तक है? महिलाओं का अपने प्रजनन स्वास्थ्य, अपनी देह पर कितना अधिकार है? लेकिन ये सवाल पात्रों के सामने खड़ी वास्तविक जीवन की दुविधाओं के रूप में आते हैं, किसी एकेडमिक बहस की तरह नहीं। ये उनके प्रशिक्षण का नतीजा है कि वे इन मुद्दों को मानवीय कहानियों में इतनी सहजता से पिरो पाती हैं। कन्नड़ साहित्य की बंडा यानी विरोध की परंपरा का भी जिक्र है। क्या ये कहानियां उस परंपरा का हिस्सा हैं? क्या ये विद्रोही आवाजें हैं? हाँ, ये निश्चित रूप से कन्नड़ की उस बंडाए साहित्यिक धारा से जुड़ी हैं जो 70 और 80 के दशक में उभरी और जिसने जाति, वर्ग और धार्मिक सत्ता संरचनाओं पर जोरदार सवाल उठाए। उस परंपरा में एक स्पष्ट सामाजिक प्रतिबद्धता और गुस्सा था। हाँ।
मुश्ताक की कहानियों में भी वो आलोचनात्मक चेतना मौजूद है, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। वो दृढ़ता से चरित्र केंद्रित रहती हैं। उनका गुस्सा या विरोध पात्रों के अनुभवों, उनकी खामोशियों, उनके छोटे प्रतिरोधों के जरिए प्रकट होता है। ये कहानी कहने की धार बनता है, न कि सिर्फ नारेबाजी। विद्रोह यहाँ अक्सर सतह के नीचे सुलगता रहता है। ये समझना जरूरी है कि विरोध के भी कई रूप हो सकते हैं। अब उस पहलू पर आते हैं जिसने इस किताब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी चर्चा दिलाई, अनुवाद। दीपा बस्ती के अनुवाद को जजों ने रैडिकल कहा, मतलब मौलिक या साहसिक। ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसका क्या मतलब है? ये वास्तव में इस किताब की सफलता का एक केंद्रीय पहलू है और इस पर बात करना जरूरी है। बस्ती का दृष्टिकोण रैडिकल या मौलिक इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने अनुवाद के पारंपरिक नियमों को कह सकते तोड़ा है, खासकर जब एक क्षेत्रीय भारतीय भाषा से वैश्विक अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा हो। आम तौर पर अनुवादक स्थानीय शब्दों, मुहावरों और सांस्कृतिक संदर्भों को या तो हटा देते हैं या उन्हें इस तरह सपाट कर देते हैं कि वे अंग्रेजी पाठक के लिए पूरी तरह पच जाएं। लेकिन बस्ती ने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसके विपरीत किया। उन्होंने कन्नड़, उर्दू और अरबी के शब्दों, जो उस क्षेत्र की मिली-जुली भाषा का हिस्सा हैं, उन्हें अंग्रेजी के वाक्य विन्यास में बहुत ही सहजता और आत्मविश्वास से बुना है। अच्छा। उन्हें इटैलिक्स में अलग थलग करने या हर शब्द के लिए फुटनोट देने के बजाय उन्हें कहानी के प्रवाह का हिस्सा बनने दिया है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है प्रामाणिकता के लिहाज से, लेकिन क्या इससे पाठक के लिए, खासकर जो उस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से नहीं है, भाषा को समझना मुश्किल नहीं हो जाता? क्या ये एक तरह का घनापन पैदा नहीं करता? हाँ, ये सवाल कई समीक्षाओं में उठा है और ये जायज़ भी है। कुछ पाठकों को विशेष रूप से शुरुआत में ये भाषा थोड़ी घनी या अपारदर्शी लग सकती है। स्थानीय मुहावरों और सांस्कृतिक बारीकियों के प्रति बस्ती की निष्ठा का मतलब है कि पाठक को थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये घनापन अनजाने में नहीं आया है। ये एक सोचा समझा सचेत निर्णय है। इस सचेत निर्णय का उद्देश्य क्या है? सिर्फ प्रामाणिकता बनाए रखने के अलावा? इसके कई उद्देश्य हैं। पहला, ये कहानियों की सूक्ष्मता और गहराई की रक्षा करता है। उन शब्दों और भावों को सपाट करने से उनका अर्थ और उनसे जुड़ी भावनाएं खो सकती हैं। सही। दूसरा, ये उन विषयों और पात्रों को बाहरी पाठक के लिए विदेशी या सिर्फ रोचक चीज बनाने से बचाता है। ये पाठक को उस दुनिया में उसके अपने शर्तों पर आने का निमंत्रण देता है, न कि दुनिया को पाठक के लिए आसान बनाकर पेश करता है। तो ये एक तरह से पाठक से भी थोड़ी मेहनत की उम्मीद करता है। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा है। पाठक को एक ऐसा सामाजिक संसार अनुभव करने को मिलता है जो निर्यात के लिए सजाया, संवारा या साफ सुथरा किया हुआ नहीं लगता, बल्कि सच्चा लगता है, जटिल और अपनी पूरी सांस्कृतिक समृद्धि के साथ। नतीजा एक ऐसी अंग्रेजी है जिसमें कन्नड़ की बनावट या लहजा महसूस होता है। ये पाठक का स्वागत करती है, लेकिन खुद को मानकीकृत वैश्विक अंग्रेजी के खांचे में फिट करने से इनकार करती है। ये अनुवाद के दर्शन पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। असल में ये वाकई अनुवाद की भूमिका पर पुनर्विचार करने को प्रेरित करता है। सिर्फ अर्थ का हस्तांतरण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अनुभव का संरक्षण भी। चलिए अब खुद बानू मुश्ताक की लेखन शैली और शिल्प पर वापस लौटते हैं। अनुवाद की इस बनावट के पीछे मूल कन्नड़ में उनकी शैली कैसी है? सूत्रों और समीक्षाओं के अनुसार मुश्ताक की मूल शैली भी बहुत संयमित है, सटीक और सीधी साधी। वाक्य अक्सर छोटे होते हैं, भाषा अनावश्यक अलंकार या तामझाम से मुक्त होती है। वो भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करती। अच्छा, हाँ, या तनाव शब्दों की बाजीगरी में नहीं, बल्कि निर्णय के महत्वपूर्ण क्षणों में निहित होता है। निर्णय के क्षण? हाँ। इसका क्या मतलब है? किस तरह के निर्णय? ये वे क्षण होते हैं जहाँ किरदारों को कुछ चुनना पड़ता है या जहाँ उनकी चुप्पी भी एक तरह का निर्णय बन जाती है। जैसे कि परिवार में किसे बोलने का अधिकार दिया जाता है और किसे चुप करा दिया जाता है। हाँ। किसी महिला की गवाही पर विश्वास किया जाता है या उसे खारिज कर दिया जाता है। परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा या इज्जत बनाए रखने के लिए असल में कौन कीमत चुकाता है? अक्सर महिलाएं अपनी इच्छाओं या सच को दबाकर। इन क्षणों में तनाव बहुत बढ़ जाता है, भले ही सतह पर सब शांत दिखे। मुश्ताक इन क्षणों को पकड़ने में माहिर हैं। और हमने पहले हास्य और कोमलता का जिक्र किया था।
शैली की संयमित प्रकृति में वो कैसे प्रकट होते हैं? हास्य, जैसा मैंने कहा, अक्सर किरदारों की तिरछी नजरों, बिना भाव के कही गई सपाट टिप्पणियों या स्थितियों की विडंबना में छुपा होता है। ये कभी भी जोरदार नहीं होता, बस एक हल्की सी झलक देता है। और कोमलता भी इसी तरह बहुत सूक्ष्मता से व्यक्त होती है। ये अक्सर भोजन बनाने, परोसने या साझा करने के दृश्यों में दिखती है, या रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में, एक दूसरे के प्रति दिखाई गई छोटी छोटी उदारताओं में। ये कोई भावुक प्रदर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके का हिस्सा है। तो ये एक ऐसी शैली है जो सतह पर शांत दिखती है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल, ज्यादातर समय यही होता है। पाठक को किरदारों के अंदरूनी तूफानों का एहसास होता है, भले ही वे जाहिर न किए जाएं। लेकिन ये शांति भ्रामक भी हो सकती है। कई कहानियां अचानक एक बहुत ही तीखी, असहज करने वाली और नैतिक रूप से परेशान कर देने वाली छवि या घटना पर खत्म होती हैं। अच्छा। पाठक उस अंतिम दृश्य या वाक्य के साथ रह जाता है और वो उसे लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता है। ये मुश्ताक के शिल्प का एक और शक्तिशाली पहलू है। भारत और यूके दोनों जगह के समीक्षकों ने इसी भावनात्मक स्पष्टता और सांस्कृतिक विशेषता की बहुत प्रशंसा की है। ऐसा लगता है कि ये संग्रह दोनों पैमानों पर खरा उतरा है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। समीक्षकों ने इस बात को रेखांकित किया है कि कहानियां भावनाओं को बहुत सीधे, बिना लाग लपेट के पकड़ती हैं। पाठक उनसे तुरंत जुड़ जाता है और साथ ही वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों में इतनी गहराई तक रची बसी हैं कि वे उस विशेष सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का एक प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत करती हैं। ये संतुलन साधना आसान नहीं है और यही इस संग्रह की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। तो कुल मिलाकर इस संग्रह का महत्व क्या है? जाहिर है, बुकर पुरस्कार जीतना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है, जैसा हमने शुरू में कहा। हाँ, वो तो है ही। पहला कन्नड़ शीर्षक, पहला कहानी संग्रह जिसने ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है, ये इतिहास बन चुका है। ये कन्नड़ साहित्य को वैश्विक नक्शे पर लाने में मदद करेगा। लेकिन इसका महत्व सिर्फ पुरस्कार तक सीमित नहीं है। ये अनुवाद के क्षेत्र में भी एक मील का पत्थर है, जैसा हमने चर्चा की। ये दिखाता है कि एक क्षेत्रीय भारतीय भाषा और उसके साहित्य को अपनी मौलिक बनावट और सांस्कृतिक स्वाद खोए बिना वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और सराहा जा सकता है। ये अन्य भारतीय भाषाओं के अनुवादकों और प्रकाशकों के लिए भी प्रेरणादायक हो सकता है। और पुरस्कार से परे साहित्यिक दृष्टि से इसका क्या योगदान है? साहित्यिक दृष्टि से हार्ट लैम्प महिलाओं के जीवन के बारे में लिखने के एक शक्तिशाली मॉडल के रूप में सामने आता है। ये दिखाता है कि कैसे उनके अनुभवों को पूरी जटिलता, गरिमा और बारीकी के साथ चित्रित किया जाए, बिना उन्हें किसी खास मुद्दे या विचार के महज प्रतीकों में समेटे हुए। सही कहा। ये कहानियां जीती जागती महिलाओं की कहानियां हैं, न कि किसी सामाजिक सिद्धांत का उदाहरण मात्र। इसमें साहित्य कथा का बेहतरीन शिल्प है, लेकिन साथ ही एक वृत्तचित्र जैसी गहरी संवेदनशीलता भी है, जो जीवन की सच्चाई को ईमानदारी से पकड़ने की कोशिश करती है। तो अगर किसी को उसे पढ़ने की सलाह देनी है तो क्या कहा जाएगा? मेरा मानना है कि ये एक अति आवश्यक संग्रह है। अगर कोई अनुवाद में समकालीन भारतीय लेखन को समझना चाहता है तो इसे जरूर पढ़ना चाहिए। ये उस विविधता और गहराई का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय साहित्य में मौजूद है। बिल्कुल। और अगर कोई सिर्फ लघु कथाएं, उनके शिल्प, उनकी सूक्ष्मता और अनकहे को कहने की कला के लिए पढ़ता है, तो ये संग्रह शांत महारत का एक उत्कृष्ट नमूना है। ये दिखाता है कि कैसे कम शब्दों में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसे पढ़ने का कोई खास तरीका सुझाएंगी? कोई विशेष कहानी जिसे शुरुआत की जाए? कहानियों का क्रम तो संग्रह में दिया ही गया है, लेकिन आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर कहानी अपने आप में पूर्ण है। फिर भी मेरी निजी सलाह होगी कि रेड लुंगी को जल्दी पढ़ लें, क्योंकि ये संग्रह के कई मुख्य विषयों, आस्था, वर्ग, समुदाय की अच्छी भूमिका बांधती है। अच्छा। और शीर्षक कहानी हार्ट लैम्प को शायद किसी ऐसी शाम के लिए बचाकर रखें जब आप उसे पढ़ने के बाद थोड़ी देर उसके साथ बैठ सकें, उसके गहरे अवसाद और उम्मीद की महीन किरण पर विचार कर सकें। ये एक ऐसी कहानी है जो आपके साथ ठहर जाती है। ये वाकई एक ऐसी कृति लगती है जो पाठक से संवाद करती है और उसे सोचने पर मजबूर करती है। तो आज हमने बानू मुश्ताक के पुरस्कृत कहानी संग्रह हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज और दीपा बस्ती के अनुवाद पर विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि यह संग्रह कैसे दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक में महिलाओं के जीवन की जटिल, अंतरंग और अक्सर अनदेखी कई सच्चाइयों को सामने लाता है। हाँ, और ये संग्रह न केवल अपने विषयों की गहराई और प्रासंगिकता के लिए,
बल्कि अपनी सूक्ष्म, संयमित और शक्तिशाली शैली के लिए भी महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से दीपा भस्ती के अभूतपूर्व अनुवाद के लिए, हाँ बिल्कुल। जिसने अंग्रेजी में कन्नड़ भाषा और संस्कृति की विशिष्ट बनावट को सफलतापूर्वक बनाए रखते हुए एक नया मानदंड स्थापित किया है। ये दिखाता है कि अनुवाद सिर्फ एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया को उसके मूल रंगों के साथ प्रस्तुत करना भी हो सकता है। ये पूरी बातचीत एक जरूरी सवाल की ओर ले जाती है। जब हम इस तरह के सफल अनुवाद को देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य में ऐसी और कितनी अनकही, अनुवादित दुनियाएं छिपी होंगी जो बस इसी तरह के संवेदनशील और कलात्मक प्रस्तुतिकरण की प्रतीक्षा कर रही हैं। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठता है कि ये अनुवाद जिस तरह भाषा की बनावट और लहजे को बनाए रखने पर जोर देता है, क्या ये हमें अन्य संस्कृतियों और उनके साहित्य को समझने और सराहने के हमारे स्थापित तरीकों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है? क्या हम हमेशा सुगमता और मानकीकरण को प्राथमिकता देते हैं? क्या हम जटिलता और विशिष्टता का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? ये गहरे और महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर शायद हर पाठक और साहित्य प्रेमी को सोचना चाहिए। जाते जाते एक बार फिर याद दिला दें, लेखिका हैं बानो मुश्ताक, अनुवादक हैं दीपा भस्ती और किताब है हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की विजेता। आज की इस गहरी चर्चा के लिए बस इतना ही।